हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित प्रमुख कहानी है नाखून क्यों बढ़ते हैं। कौन सी कहानी है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ है और इनका निधन 1979 ईस्वी में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाओं में आलोक पर्व में इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इनको जो हिंदी में प्रसिद्ध रचनाएं हैं वे हैं अशोक के फूल, कल्पलता, आलोक पर्व और हिंदी साहित्य की भूमिका। ये इनके अन्य और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, लेकिन इन 4 रचनाओं को बहुत महत्व मिला और इसी रचना में से ये आलोक पर्व है जिससे इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया है इनकी उत्कृष्ट साहित्यिक कृतियों के कारण। क्लियर हो गया। इनके द्वारा जो प्रमुख कहानी लिखित है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न जो है यह निबंधात्मक शैली में लिखी गई कहानी है जो मानववादी दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह एक ललित निबंध है जिसमें बार बार नाखून काटने पर भी नाखून बढ़ जाता है और नाखून का बढ़ना मनुष्य की पाशविक वृत्ति का अर्थ होता है, यह है पाशविक वृत्ति जिसमें पशुता का गुण होता है। जिसमें किसका गुण होगा? पशुता का गुण होगा, उसको हम लोग कहते हैं पाशविक वृत्ति। तो नाखून का बढ़ना पाशविक वृत्ति है और उसका काटते रहना मनुष्य के सौंदर्य बोध को दर्शाता है। किसको दर्शाएगा? सौंदर्य बोध। मनुष्य अपनी सुंदरता को बनाए रखने के लिए नाखून को बार बार काटकर वह पशुता से मनुष्यता की ओर बढ़ने का प्रयास बार बार करता है। इसी सांस्कृतिक गौरव को इस पाठ में मुख्य रूप से दर्शाया गया है। आप ध्यान रखेंगे कि जब भी हम कोई पाठ पढ़ते हैं या जब हम परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो परीक्षा की तैयारी में जो प्रश्न आते हैं तो अगर हम पिछले वर्ष के प्रश्नों को ध्यान से देखते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो या व्याकरण हो, जब हम पिछले वर्ष के प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे तो हमारी तैयारी को एक नया आयाम मिलता है, एक नई ऊर्जा मिलती है, एक रास्ता दिखता है कि हमें किस रूप में तैयारी करनी है। तो आप ध्यान रखेंगे कि आपके इस वीडियो के अंत में पिछले वर्ष 2022 के प्रश्न और उसके उत्तर भी दिए गए हैं। आप ध्यान से देखेंगे और उसके अनुसार आप समझने की कोशिश करेंगे कि आपकी तैयारी सही चल रही है या नहीं, और अगर चल रही है तो क्या आप अपने उत्तरों को वैसे ही लिख पा रहे हैं जैसा इसमें उत्तर दिया गया है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो कभी कभी कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो एक पढ़े लिखे समझदार मनुष्य को भी दुविधा में डाल देते हैं और अल्पज्ञ पिता जो कम जानकार होता है वह बहुत ही दयनीय होता है। और उसी प्रकार लेखक की बेटी ने भी एक बार पूछा कि पिताजी नाखून हमारे क्यों बढ़ते हैं। तो कुछ देर के लिए लेखक सोच में पड़ गए। कुछ देर के लिए लेखक क्या हो गए? सोच में पड़ गए, क्योंकि ऐसे अटपटे प्रश्नों को सामान्यतः जो अल्पज्ञ पिता होते हैं या व्यस्त पिता होते हैं वो बच्चों को डांट देते हैं, पर कोई काम नहीं है, फालतू फालतू प्रश्न लेकर चला आता है। ठीक है, तो आखिर कोई भी यह जानना चाहेगा कि नाखून बढ़ते क्यों हैं और नाखून को क्या कर दीजिए, काट दीजिए तो वह क्या हो जाएगा? फिर निर्लज्ज अपराधी की तरह। किस अपराधी की तरह? निर्लज्ज अपराधी जिसको किसी प्रकार का शर्म नहीं आता है, फिर बढ़ जाएगा। आखिर फिर काटिए फिर बढ़ेगा। आखिर इतना बेहया क्यों होता है? ये है शब्द बेहया। बेहया का अर्थ होता है जिसको किसी प्रकार का शर्म या हया नहीं हो, जिसको किसी प्रकार का शर्म या हया
नहीं हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बेहया। किसके लिए प्रयोग हुआ है बेहया? नाखून के लिए। इस पाठ में बेहया शब्द किसके लिए आया? नाखून के लिए आया है, क्योंकि उसे हम लोग बार बार काटते हैं और फिर भी वह हमारा बार बार बढ़ जाता है। तो इसके पीछे जो लेखक ने अपनी बेटी को सही ढंग से समझाया, वह कहानी आप समान रूप से समझ लेंगे तो आपको प्रश्न उत्तर आराम से हो जाएंगे। बहुत समय पहले की बात है, जब मनुष्य जंगली था, जंगलों में रहता था। उस समय उसको जीवन रक्षा के लिए, शिकार करने के लिए और शिकार को फाड़ कर कच्चा खाने के लिए नाखून की उसे बहुत ही आवश्यकता होती थी। कभी कभी ऐसा भी होता था कि उसके अपने प्रतिद्वंदी भी उससे लड़ जाते थे। उससे भी बचने के लिए उसे नाखूनों की आवश्यकता होती थी, ताकि उससे वह लड़कर जीत सके। अर्थात नाखून पहले हथियार की तरह इस्तेमाल होता था, है ना। अच्छा, राजा वज्र का भी चर्चा इसमें आया है। राजा का वज्र जो दधीची मुनि की हड्डी से बना है, ठीक है, उन्होंने दान में दे दिया था। बाद में फिर मनुष्य ने धातु के हथियार बनाए। क्लियर हो गया? ये काल क्रम एकदम निश्चित है। पहले नाखून हथियार के रूप में यूज हुआ, फिर बाद में हड्डी का हथियार बनाया जाने लगा, फिर पत्थरों से हथियार बना और फिर लोहे के धातुओं से हथियार बनाया जाने लगा। बाद में लोगों ने पशुओं को पालतू बनाया और घोड़ा जो सबसे ताकतवर जानवर को उन्होंने पालतू बनाया। उसके द्वारा वह क्या करने लगा? देश विदेश को जीतना स्टार्ट कर दिया। बाद में फिर बंदूक आया, तोप आया और भी बहुत प्रकार के हथियार हम लोग यूज करने लगे। तो इस तरह पहले नाखून की बहुत आवश्यकता थी, लेकिन अभी तो नाखून की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, है ना। तो मैं सोचता हूँ कि बच्चों को नाखून न काटने के लिए डांटना है या नाखून काटने के लिए डांटना है। अभी मैं ये सोच में पड़ता हूँ कि नाखून नहीं काटने के लिए डांटूं कि नाखून क्यों नहीं काट रहे हो, या इस चीज के लिए डांटूं कि नाखून क्यों काट रहे हो। मैं भी कभी कभी क्या हो जाता हूँ, कंफ्यूज हो जाता हूँ। लेकिन अभी के समय में नाखून का बढ़ना, उस समय हमारी आवश्यकता थी तो हम नाखून को बढ़ाते थे, लेकिन अभी के समय में नाखून का बढ़ना हमारी पशु प्रवृत्ति को दिखाता है। हम जबकि मानव पशुता से मानवता की ओर अग्रसर हो गए हैं, हम पाशविक वृत्ति से मनुष्यता की ओर अग्रसर हो गए हैं। तो इस परिस्थिति में अगर अभी के समय में हम नाखून बढ़ाते हैं तो वह नाखून का बढ़ना अभी के समय में पाशविक वृत्ति है। अभी के समय में कैसी वृत्ति है? पाशविक वृत्ति है। लेकिन कुछ लोग अभी भी सौंदर्य को दिखाने के लिए नाखून को बढ़ाते हैं। पहले नाखून का बढ़ाना व्यवस्था थी, अभी सौंदर्य बोध के कारण लोग बढ़ाते हैं नाखून को, जबकि हमारे अनुसार अभी नाखून का बढ़ाया जाना कहीं से भी उचित नहीं है। ठीक है। वात्स्यायन का भी चर्चा आया है। कामसूत्र से पता चलता है कि भारत आज से 2000 वर्ष पहले का भारतवासी नाखून को जन्म से संवारता था। नाखून को कई तरह से काटता था, त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार आदि काट काट के उसको कलर करने की कोशिश करता था। कहीं ना कहीं अभी भी हम उन वृत्तियों को आज भी अपनाते हैं। अभी भी कुछ लोग नाखून को कई प्रकार से काटते हैं और उसको कलर करने की कोशिश भी करते हैं। ठीक है। लेकिन अभी के समय में, व्यस्त समय में वह करना हमारे समय की बर्बादी है ना। मानव शरीर का जो अध्ययन कर रहे हैं उन्होंने भी यह कई बार कहा है कि नाखून का बढ़ना उसमें से एक है, केश का बढ़ना दूसरा, दांत का उठना दोबारा उठना तीसरा, पलकों का गिरना चौथा। इसको हम लोग दूसरे शब्द में कहते हैं सहजात वृत्तियां। कौन सी वृत्ति है ये? सहजात वृत्तियां। ठीक है ना। सहजात वृत्ति शब्द जो आया है, सहजात वृत्ति, यह अनजान स्मृति को उत्पन्न करता है। अनजान स्मृति को, सहजात वृत्ति का मतलब होता है वैसे कैरेक्टर, वैसे गुण जो हमको जन्म के साथ ही मिलते हैं, उसमें हम किसी प्रकार का बदलाव चाह कर भी नहीं कर सकते हैं। यह हमारी अनजान स्मृति, वैसी स्मृति को, ऐसे स्मरण शक्ति को दिखाता है जिसके बारे में हम कहीं भी नहीं जानते हैं। तो इस प्रकार नाखून बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है, नाखून बढ़ा लेने की सहजात वृत्ति जो जन्म से हमको मिला है और मनुष्य के चिन्ह उसके भीतर रह गए हैं, ये पशुत्व का परिणाम है। सहजात वृत्ति अगर अभी नाखून बढ़ा रहे हैं तो ये किसका पहचान है? पशुत्व का पहचान है। और अगर उसको हम काट रहे हैं तो वह हमारी मनुष्यता की निशानी है वर्तमान समय में। ठीक है।
तो अभी हम पशुत्व को छोड़ चुके हैं। हम किसको छोड़ चुके हैं? पशुत्व को छोड़ चुके हैं। पशु बनकर वो आगे नहीं बढ़ सकता। पशु बनकर मनुष्य अपने जीवन के विकास के कार्य को नहीं कर सकता है। उसको रास्ता खोजना होगा, और रास्ता वो तभी खोजेगा जब वह वर्तमान के मानवता को अपनाएगा। तो फिर नया प्रश्न उठता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है। प्रश्न क्या है आपके पास? मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है? तो आप लोग जवाब दे सकते हैं इसका कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है अभी के समय में? पशुता की ओर। ऑप्शन भी है आपके पास, पशुता की ओर या मानवता की ओर। मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है? मानवता की ओर। अगर आपका उत्तर होता है मानवता की ओर, तो फिर मैं प्रश्न करूंगा आखिर मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाते हैं? मनुष्य जो इतने इतने हथियार बना रहे हैं अभी के समय में, वो किस लिए बना रहे हैं? ये हमारे पशुता की निशानी है या मनुष्यता की निशानी है? तो कुल मिलाकर फिर मामला वहां आकर फंसेगा। कहां फंसेगा? तो अंग्रेजी में एक शब्द है इंडिपेंडेंस। क्या शब्द है? इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का हिंदी रूपांतरण होता है, हिंदी रूपांतरण जब हम इसको करेंगे तो इसको कहते हैं स्वाधीनता। क्या कहेंगे इसको? जब इसका हिंदी रूपांतरण हम करते हैं तो ये है हमारा स्वाधीनता। समझ में आ गई बात आपको? स्वाधीनता का मतलब जब हम इसको फिर से सही ढंग से करेंगे तो स्व अधीनता, यानी हमारे जो संविधान के निर्माणकार लोग हैं आज भी इंडिपेंडेंस का मतलब स्वतंत्र नहीं कर पाए। स्वतंत्र इसका मीनिंग अभी भी वो नहीं लगा पाए। स्व अधीन, पहले हम किसी और के अधीन थे, अब हम क्या हो गए हैं? अपने अधीन है। अभी भी हम स्वतंत्र नहीं है, अभी भी हम स्वतंत्र नहीं है। हमारे अंदर पाशविक वृत्ति है ही, हमारे अंदर जो अनजान स्मृतियां हैं वो अभी भी बनी हुई है। ठीक है ना? तो ये अधिकार जो हमारे अनजाने में ही ये हमारे सोचने के प्रवृत्ति को क्या करता है? स्पष्ट करता है। किसको स्पष्ट करता है? सोचने की वृत्ति, यानी भारतीय हृदय जो आज भी अनधीनता के रूप में न हो सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है। स्वतंत्र मतलब अनधीनता। अनधीनता का मतलब होता है अनअधीनता। हम अगर किसी के अंदर नहीं है, हम अगर किसी के अंदर नहीं है, अनधीनता, दूसरे शब्द में स्वतंत्र। लेकिन ये स्व अधीनता अभी भी जो हमारे अंदर गुलामी की वृत्ति है उससे हम अभी तक बाहर नहीं हो सके हैं, और ये मानवता के स्वच्छ विचारधारा को कभी दिखा नहीं सकता है। यानी हम अभी भी पुराने मोह माया से बंधे हैं, हम पुरानी मोह माया से अब तक अलग नहीं हो सके हैं। तो पुरानी मोह माया के का अर्थ है, मोह माया का मतलब होता है कि हम जी तो रहे हैं वर्तमान में, लेकिन जो प्राचीन धारणाएं हैं, मान्यताएं, हम उनसे अलग नहीं हो सके हैं। उसी में लेखक ने प्रश्न भी किया है कि बंदरिया मनुष्य का कभी भी आदर्श नहीं बन सकती है। क्यों? तो मरे हुए बच्चे को, उसको लगता है कि मेरा मरा हुआ बच्चा जो है कभी भी जी उठ सकता है, कभी भी स्वस्थ हो सकता है, और वो मरे हुए बच्चे को लेकर बहुत देर तक गोद में लेकर घूमते रहती है, कई दिनों तक उसके साथ रहती है। यानी क्या हो गया? वह पता है कि वह मर चुका है, वो वापस नहीं हो सकता है, फिर भी वह मोह माया को नहीं छोड़ती है। क्या मानव ऐसा कर सकता है? मानव का कभी वो आदर्श बन सकती है? तो नहीं बन सकती। हमें इन बातों को सोचना होगा और पूर्व संचित भंडार से निकलकर हमें वर्तमान के हितकारी माहौल में आगे बढ़ना होगा। उसी प्रकार जैसे इस देश में कई जातियां आई, जो जातियां पहले से है और जो जातियां बाद में आई, वो भी उनके साथ घुल मिल कर रहना स्टार्ट कर दी। ठीक है ना? तो अब कहता है कि मनुष्य पशु से भिन्न कैसे है? तो मनुष्य पशु से आहार निद्रा मतलब खाने में, सोने में, पशु सुलभ स्वभाव में, प्राणियों में, सोच में, संवेदना में, सुख और दुख, श्रद्धा में, तप में और त्याग के मामले में वह क्या है? पशु से अलग है। पशुओं में ये विशेष गुण नहीं पाए जाते हैं जो विशेष गुण मनुष्यों में पाए जाते हैं। इसलिए कहा है कि कभी भी गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है और वचन, मन और शरीर से किए गए असत्य आचरण को गलत मानता है। यह किसी भी जाति या वर्ण या समुदाय का धर्म नहीं है, यह मनुष्य मात्र का धर्म है। किसका धर्म है? यह मनुष्य मात्र का। मनुष्य अपने अनुसार इन कार्यों को करता है। यहाँ तक आप लोग समझ गए बात को। अब है मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा?
तो बड़े बड़े लोग भी कहते हैं कि वस्तुओं की कमी है और मशीन बैठाओ, उत्पादन बढ़ाओ, ये करो वो करो, लेकिन ये सब सिर्फ दिखावा है। मनुष्य को सुख कब मिलेगा? तो हिंसा को मन से दूर करो। क्या करो? हिंसा को मन से दूर। मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोग के लिए कष्ट सहो, आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो, काम करने की बात सोचो। अगर तुम अपने अंदर उस ये गुण को ले आते हो तो तुम्हें सुख की प्राप्ति हो जाएगी और स्व के बंधन से भी तुम हट जाओगे और मनुष्य के ऊपर नाखून बढ़ने की वृत्ति हावी नहीं हो पाएगी। इसलिए कोई ऐसा दिन भी आ सकता है जब मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा, लेकिन ऐसा कहना अभी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि नाखून जो है मनुष्य का अनावश्यक अंग है। ऐसा अंग है जिसका कोई कार्य अभी के समय में हमारे पास नहीं है। जैसे प्राचीन काल में मनुष्य का पूंछ था और पूंछ झड़ गया क्योंकि उसका कोई उपयोग नहीं था, वैसे नाखून का भी काम नहीं होगा और नाखून भी हमारे साथ झड़ जाएगा, क्योंकि यह ईश्वर का गुण है कि जिन अंग का हम इस्तेमाल नहीं के बराबर करते हैं वो धीरे धीरे हमसे लुप्त होता चला जाता है। इसलिए एक ऐसा भी समय आएगा जब मानव इन वर्णास्त्रों का प्रयोग करना बंद कर देगा, है ना। मनुष्य अपनी इच्छा और अपने आदर्श के अनुसार अच्छे कार्यों को संपन्न करेगा, अस्त्र शस्त्र की होड़ को समाप्त कर देगा। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए उसमें आ जाता है, कभी उसको किसी बच्चे को सिखाया नहीं जाता, अकस्मात वह हमारे अंदर घृणा का भाव पनप उठता है, क्रोध का भाव अकस्मात पनप आता है, हम उसके लिए कोई अभ्यास नहीं करते हैं। इसलिए सफलता और चरितार्थ में भी अंतर है। मनुष्य मरण अस्त्र के संचय से, बाहरी उपकरण से, जो घर के सुख सुविधा है उनको जमा कर लेने से वह समझता है कि हम अब जीवन में सफल हो गए, लेकिन वास्तव में यह सफलता नहीं है। सफलता क्या है? प्रेम में, मित्रता में, त्याग में, अपने को सबके मंगल के लिए निःशेष भाव में रखने में ही हमारी क्या है? सफलता है और हमारा जीवन भी सफल है। इसीलिए मनुष्य को अगर सफलता चाहिए तो उसको नाखून पर विजय पाना होगा, ठीक है। लेकिन कम वक्त नाखून बढ़ते तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। हर हाल में मनुष्य अपने स्व के बंधन से निकलकर अपने मन को आगे की ओर लाएगा और यही नाखून का काटना उसके विकास के क्रम को दिखाएगा। अब आप आराम से प्रश्नों को भी देख सकते हैं और प्रश्न का उत्तर भी आपको, सभी प्रकार के प्रश्न का उत्तर इसमें प्राप्त हो जाएगा। वाजपेयी, अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ है। अभी तक इनका निधन नहीं हुआ है, बचे हुए हैं, ठीक है। इनकी जो प्रसिद्ध काव्य कृतियों के कारण इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है और इनको दयावती मोदी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। इनके द्वारा जो रचित प्रसिद्ध कहानी है वह है आविन्यो। कौन सी कहानी है? आविन्यो। आविन्यो जगह का नाम है जो फ्रांस का एक शहर है। क्या है ये? फ्रांस का एक शहर है, जिसमें इस कवि कहानी में गद्य और पद दोनों रूप में दिया गया है। आप केवल आविन्यो का परिचय समझ लेंगे तो आपको इस पाठ के सभी प्रश्नों का उत्तर आसानी से मिल जाएगा। आप ध्यान से सुने। आविन्यो दक्षिणी फ्रांस का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है। ध्यान रहेगा आपको, यह दक्षिणी फ्रांस में स्थित है और यह एक मठ है। क्या है यह? एक मठ है, मध्ययुगीन ईसाई मठ। कैसा है ये? मठ का मतलब ईसाई मठ है ये, ठीक ना। मध्ययुगीन ईसाई मठ के रूप में जाना जाता है। लेखक ने 21 दिनों तक एकांत रचनात्मक प्रवास का अवसर यहाँ पाया है। यहाँ पर इन्होंने गद्य और पद, गद्य और पद, गद्य का मतलब कहानी, गद्य का मतलब कहानी और पद का मतलब कविता, दोनों प्रकार की रचनाएं इन्होंने यहाँ पर की है। भारत से भिन्न स्थान और परिवेश में एकांत प्रवास में निश्चित स्थान और समय से अनुबद्ध मानस के सृजनात्मक अनुमानस का यह कहानी साक्षी है। कोई भी रचना महज एक शब्द व्यवस्था भर नहीं है, बल्कि उसकी निर्माण प्रक्रिया को भी वह दर्शाने का काम करती है। तो इस प्रकार आविन्यो जो ये गए, लेखक को वहाँ, अशोक वाजपेयी को वहाँ घूमने का मौका मिला, तो उसी का सौंदर्य वर्णन उन्होंने इस कहानी और कविता के माध्यम से किया है।
दक्षिणी फ्रांस में एक नदी है रोन। कौन सी नदी है ये? रोन नदी के किनारे बसा हुआ यह शहर है। कौन सा शहर? आविन्यो। कौन सा शहर? आविन्यो। कुछ समय तक यह पोप की राजधानी भी रही है। किसकी रही है? पोप की राजधानी रही है। ठीक है। पीटर ब्रूक का विवादास्पद जो महाभारत है, किसका? ये जो महाभारत है वो किसका है? पीटर ब्रूक। पीटर ब्रूक का एक विवादास्पद महाभारत है। इसको यहीं पर प्रस्तुत किया जाने वाला था, जिसके लिए लेखक को निमंत्रण मिला था कि आइए थोड़ा इसको देखकर इसका आप मजा लीजिए। और ये कुछ दिन वहां ठहरे भी। ठीक है। कुछ दिन ये क्या किए? वहां ठहरे भी, और वहीं पर जो रंगस्थलियां थी उसी का उन्होंने आनंद भी लिया। तो रोन नदी के दूसरी ओर आविन्यो का एक और हिस्सा है जो स्वतंत्र है। नाम है विलानव द ल आविन्यो। क्या नाम है उसका? विलानव ल आविन्यो। जो क्या है? आविन्यो जहां है रोन नदी, उसके दूसरी ओर वो बसा हुआ नगर है। यह भी फ्रेंच शासकों का संप्रदाय रहा है। यहाँ पर कार्थुलियस संप्रदाय का ईसाई मठ बना ला सत्रुज। यहाँ कौन सा फेमस जगह है? ला सत्रुज। कहाँ पर? कहाँ पर? विलानव ल आविन्यो में। याद रहेगा। यह संप्रदाय मौन में विश्वास करता है। कौन संप्रदाय? ला सत्रुज संप्रदाय जो है कार्थुलियस संप्रदाय का, यह मौन में विश्वास रखता है। यानी उनका मानना है कि हम कम बोलेंगे तो समस्याएं कम उत्पन्न होंगी। बाद में इसको एक संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित किया गया है, और अभी इसी जगह पर एक कला केंद्र स्थापित किया गया है। क्या स्थापित किया गया है? कला केंद्र को यहीं पर एक स्थापित कर दिया गया है, जहां बड़े बड़े रंग संगीतकार, अभिनेता, नाटककार आते हैं और यहाँ पर कलाकारियों का प्रदर्शन किया जाता है। समान रूप से यह बहुत ही शांत जगह है। ठीक है। विलानव एक छोटा सा गांव है। विलानव क्या है ये? विलानव। विलानव क्या है? एक छोटा सा गांव है। यहाँ पर एक पुस्तक पत्रिकाओं का दुकान है, एक डिपार्टमेंटल स्टोर, एक कब्रगाह, एक रेस्तरा और एक बार है जहां पर लोग दारू पीते हैं। फ्रेंच सरकार के सौजन्य से ला सत्रुज में रहकर अपना कुछ काम करने का इनको न्योता पिछले गर्मी में मिला था। ठीक है। तब नहीं जा पाए थे, लेकिन इस बार इन्होंने प्लानिंग किया और ये वहां पर गए। वह समय था 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 की दोपहर तक। आप इसको ऑब्जेक्टिव में भी याद रखेंगे। 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक। इसमें ये टाइपराइटर लेकर गए थे, कुछ टेप्स लेकर गए थे, संगीत लेकर गए थे, क्योंकि इन्हें पता था कि वहाँ उन्हें बहुत दिनों तक एकांत में भी रहने का अवसर मिलेगा, जहाँ ये अपनी कविताओं की रचना आराम से कर सकेंगे। कुल 19 दिनों में ये कितने दिन वहाँ रहे? 19 ये रहे वहाँ 19 दिन। 19 दिन में इन्होंने कितनी कविताएं लिखी? 35 कविताएं और 27 गद्य की रचना उन्होंने उतने ही दिन में वहां पर कर लिया। अच्छा, पिकासो की विख्यात कृति द मादामोजेल द आविन्यो, याद रखेंगे पिकासो नाम इसी कहानी में आया है। पिकासो, ठीक ना? पिकासो का द मादामोजेल द आविन्यो यहाँ पर बहुत ही फेमस है। ला सत्रुज के निदेशक ने जब पुस्तक की सामग्री देखी तो उनको आश्चर्य हुआ था कि इतने कम समय में लेखक ने इतनी सारी कार्यों को यहाँ कैसे संपादित कर लिया था। ला सत्रुज में जो पाया उसके लिए उन्होंने गहरी कृतज्ञता मन में है और गवाया उसकी पीड़ा भी है। यहीं पर एक लिखा हुआ है, प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। इसमें कविता जो है बहुत फेमस है, प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। यह प्रतीक्षा करते हैं पत्थर कविता का भाव जो है आपको इसके पहले के वीडियो में अपलोड किया गया है। आप अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपको आपके स्क्रीन पर वह भी आ जाएगा, नहीं तो आप नीचे ढूंढ लें, आपको वह मिल जाएगा। प्रतीक्षा करते हैं पत्थर का अर्थ। और दूसरी कविता है नदी के किनारे भी नदी है। नदी के किनारे भी नदी है। इसका भाव मैं आपको बता दूं कि यह रोन नदी है, जहाँ विलानव, एक तरफ विलानव और दूसरी ओर आविन्यो है। यहाँ पर भी इनको बहुत देर तक ठहरने का मौका मिला
इन्होंने जल प्रवाह को एकटक वहाँ पर देखा भी है और देखा कि कैसे नदी बहती है, जब स्थिर होती है तो उसका स्वरूप कैसा होता है। कई बार नदी स्थिर होती है, हम तट पर बैठे रहते हैं, नदी के पास होना, नदी होना है, अगर नदी के पास हम हैं तो नदी होना का मतलब है कि नदी के पास है तो हम अपने को एक नदी समझते हैं और उसके भाव भंगिमाओं को देखकर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उस तरह की खामोशी, उस तरह की शांति हमारे जीवन में भी हुआ करती है। तो नदी किसी को अनदेखा नहीं करती, वह सबको भिगोती है, अपने साथ करती है। थोड़ी सी देर के लिए भी गए नदी की बिरादरी में हम लोग क्या हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। नदी में पैर दिए, नदी का पानी छुए, नदी में थोड़ा सा डूबे तो हमको लगता है कि हमारा जीवन भी नदी में हो गया है। तो नदी के समान ही कविता सदियों से हमारे साथ रही है। प्राचीन काल से अब तक कविताएं हमारे साथ हमेशा रही है और किसी न किसी रूप में जो नदियां बिंब बनाती हैं, नदियां क्या करती हैं, जो बिंब बनाती है, ये बिंब किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में भी आते रहता है। नदियां उछलती हैं, हमारे जीवन में भी सुख दुख का उछाल हमेशा आते रहता है। नदियां शांत होती हैं तो हम जब सुख सुविधाओं से युक्त होते हैं तो हमें भी अपने जीवन में शांति का अनुभव होता है। कहीं ना कहीं हमारा जीवन नदियों से बहुत ही जुड़ा हुआ होता है। नदियां बह रही हैं तो हमारा जीवन भी सुख चैन से चल रहा है, वह रुक जाती हैं तो हमारा जीवन भी मरणासन स्थिति में पहुंच जाता है, हम रोग ग्रसित हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमारे चेहरे पर नदी की आभा आती है और वैसे ही हमारे चेहरे पर कविता की भी चमक आती रहती है। निरंतरता, निरंतरता शब्द का अर्थ है, निरंतरता का मतलब होता है कंटिन्यूटी। क्या अर्थ है इसका मतलब? कंटिन्यूटी, लगातार होते रहना है कोई भी कार्य। तो नदी और कविता दोनों में हमारी नश्वरता का अनंत से अभिषेक करती है। इसलिए यह कविता पंक्ति है, कैसी तुम नदी हो। क्या कविता की पंक्ति है? कैसी तुम नदी हो। तो उत्तर क्या होगा? जैसी तुम कविता हो। अर्थात नदी और कविता हमेशा एक दूसरे से मिली हुई होती है। आप प्रश्नों को देखेंगे तो आपको अपने आप इसका सारा उत्तर क्लियर हो जाएगा। अगर कोई इंटरनल प्रश्न भी आता है तो आप इतना पढ़कर, इतना समझकर आसानी से उत्तरों को अपने शब्दों में लिख सकते हैं। मछली शीर्षक कहानी विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा रचित है। किनके द्वारा रचित है? विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा रचित है। पहले इनके को देख ले। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी को हुआ है। 1900 इनकी काव्यकृति के कारण 1992 में इनको रघुवीर सहाय पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। 1997 में इनको दयावती मोदी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है और 1990 में इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। यह मछली कहानी जो है, यह विनोद कुमार शुक्ल की चर्चित कहानियों का संकलन है। महाविद्यालय, क्या संकलन है? महाविद्यालय। उसी महाविद्यालय से यह कहानी ली गई है, जिसमें मानव संवेदना, विशेष रूप से महिला संवेदना को इसमें स्पष्ट किया गया है। बचपन की स्मृति के भाषा शिल्प में रची गई इसमें किशोर की वयः संधि कालीन स्मृति, दृष्टिकोण और समस्या है। कहानी मछली एक छोटे शहर के निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है। यह है निम्न मध्यम वर्गीय, किस परिवार की कहानी है? यह निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की यह कहानी है। जीवन यथार्थ और संबंधों को आलोकित करते हुए लिंग भेद की समस्या को दिखाती है यह कहानी। किसकी समस्या को? लिंग भेद। लिंग भेद कहने का क्या अर्थ होगा? पुरुष के प्रति, लड़का के प्रति घर में क्या व्यवहार होता है और लड़की के प्रति घर में क्या व्यवहार होता है, उसे यह कहानी दिखाती है। विवरण एक बच्चे की आंखों देखे हुए उसी के कथन से उपजी सीधी सादी भाषा है। कहानी का प्रभाव गहरा और संवेदनात्मक है और प्रतीकात्मक रूप से मन पर प्रभाव बड़े पैमाने पर डालती है। भाव है कहानी का कि कहानी में जो मुख्य पात्र है, पात्र के रूप में पहले हम चर्चा कर लें। एक है संतू। कौन है? संतू कौन था?
किसी को पता है संतु कौन था? किसी को पता नहीं है। संतु है, माँ है, दीदी है, पिता है, ठीक ना। ये जो 4-5 लोग हैं ये कहानी के प्रमुख पात्र के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। नरेन भी आएगा नाम। तो ये सब प्रमुख कहानी के पात्र हैं। तो कहानी प्रारंभ वहीं से होती है कि बारिश का समय था और लेखक के मुंह से कहानी कहवा रहे हैं कि वह दौड़ते हुए घर आ रहे थे। उसी दिन बाजार का दिन था, बूंद पड़ने से बिखराव भी आ गया था, लोग दौड़ रहे थे। डर लगता था कि मछली बिना पानी के झोले में ही ना मर जाए। झोले में 3 मछलियाँ थी, याद रखेंगे आप लोग। झोले में कितनी मछलियाँ थी? 3 मछलियाँ थी, जिसे बनाने के लिए लेखक दौड़कर घर ला रहे थे। एक तो जिस समय खरीदा गया था उसी समय मर गए थे जब पिताजी खरीदे थे। 2 जिंदा थे, वो दोनों तड़प रही थी और झोला से बाहर आने के लिए कूद रही थी। बाद में लेखक के मन में आया कि एक मछली हम उनसे मांग लेंगे। किनसे? अपने पिताजी से, ताकि उसको कुएं में डालेंगे। कुएं में डालेंगे तो बड़ी सी हो जाएगी मछली, उसके बाद उसके साथ हम लोग कूद कूद के खेलेंगे। उसी बीच पानी पड़ने लगा और बरसते पानी में खड़े होकर झोले का मुंह आकाश की ओर हमने फैला दिया ऐसे करके, ताकि झोला का पानी मछली वर्षा का पानी मछली में आए और मछली के पास, और मछलियां उस पानी को पीकर जो है अपने को खुश महसूस कर सके। अच्छा, उसके बाद हम लोग नहान घर पहुंचे। नहान घर का दरवाजा अंदर से हम लोगों ने बंद कर लिया। भरी हुई बाल्टी थी, आधी खाली कर मैंने झोले को 3 मछलियां उसमें डाल दिया। एक मछली मेरे हाथ से फिसल कर नाली में, जो होता है ना बाथरूम में नाली, उसमें घुस गई। नाली में घुस गई तो हमको लगा ओ माय गॉड, अब वो मछली नहीं पकड़ में आएगी तो वह चली जाएगी बड़े नाले में। बड़े नाले से फिर नदी में, और नदी जो है शहर से 3 मील दूर थी। उस नदी का नाम है मोहारा नदी। कौन सी नदी है ये? मोहारा नदी, जो 3 किलोमीटर दूर थी। संतु ठंड से कांप रहा था। हम लोग को भीगा देख के गए तो मार भी पड़ेगी। मैंने संतु से कहा कि वह कमीज उतार कर निचोड़ ले। कमीज को निचोड़ लिया, पेट की मुट्ठी में दबदबा कर निचोड़ लिया। निचोड़ने के बाद जो वहीं पर रख दिया। जो सबसे नीचे दबी हुई मछली थी वही शायद मरी थी। संतु ने कहा अपन ये ऊपर वाली मछली बाबू से मांग लेंगे, ठीक है ना। उसने सिर हिला कहा बाबू अनुमति नहीं देंगे, बाबू को तो मछली खाना है, ठीक है ना। फिर उसने कहा तनी तुम मछली को छू के देख ले, नहीं काटेगी ना। संतुआ ने नौ से इनकार करते हुए कहा तो मैं छू रहा हूँ, मुझे तो नहीं काटती, ये मछली नहीं काटती, ले छू। और उसने भी उसको क्या किया? छू लिया। तो इस प्रकार यहाँ तक हो गया। तो लोग कहते हैं कि मरी हुई मछली के आंखों में उसकी परछाई नहीं दिखती है। ऐसा हमारे समय में जो है कहा जाता है कि चूंकि मर जाती है तो कुछ जीव होते हैं जिसमें मरने के बाद जो उसके सामने अंतिम समय होता है उसमें उसकी परछाई दिखाई पड़ती है, जैसे सांप। लेकिन मछलियों में ये ऐसा दिखाई नहीं पड़ता, ऐसा माना जाता है। उसने नहान घर के फर्श पर उसे धीरे से रख दिया, उसकी पूंछ को पकड़कर 2-3 बार हिलाया तो भी वो मछली में थोड़ी सी हरकत नहीं, यानी वो मर चुका था। क्लियर हो गया ये? तो तुझे कुछ भी नहीं बनता कहकर दोनों हाथों से मैंने मछली को उठाया। फिर मछली को अपने चेहरे के बिल्कुल पास लाकर मैंने देखा तो मुझे उसकी आंखों में धुंधली धुंधली परछाई दिखी। मुझे अपना, कैसे, किसकी परछाई? मुझे अपनी वाली परछाई दिख रही थी, मैं ही उसमें दिख रहा था। मैं मतलब मेरे बारे में नहीं समझ लेना तुम लोग, मैं मतलब वो जो कहानी कह रहा है उसके बारे में। तो मुझे यह नहीं समझ में आया कि मेरी परछाई थी कि मछली की खुद की। शायद थोड़ी जान है, जाकर तो चुपके से दीदी को बुला ला। किसको बुला ला? मैंने संतु से कहा और मैंने पिछली मछली फिर से बाल्टी में डाल दी। थोड़ी देर बाद संतु लौट कर आया तो कहा दीदी तो सो रही है, अभी दिन को सो रही है। मुझे आश्चर्य हुआ, माँ कहाँ है? माँ उस तरफ मसाला पीस रही है। मेरा दिल बैठ गया, मछली के लिए मसाला होगा, आज ही बनेगी। दुख से मैंने कहा हाँ, मछली का जीवन समाप्त है भैया, मछली ताजा कट जाएगी। भोलेपन से संतुआ ने पूछा। फिर संतु भी उदास हो गया। घर में मछली काटने के लिए एक अलग से पाटा था, उसी पर पाटे पर पटक पटक के बाद मछली को जो है ना काटा जाता था, ठीक है। तो इस तरह से जो भी गोश्त उस बनता था वही होता था, है ना। माँ को घर में मछली गोश्त बनना अच्छा नहीं लगता था क्योंकि माँ मछली नहीं खाती थी। पिताजी ने कई बार चाहा कि हम लोग भी मछली गोश्त खाया करें, लेकिन माँ ने सख्ती से मना कर दिया था, नहीं एकदम नहीं खाना है। और किसी को अच्छा भी नहीं लगता था। यानी प्रश्न भी आता है घर में मछली कौन खाते थे? तो घर में मछली केवल पिताजी खाते थे। घर में मछली कौन खाते थे? केवल पिताजी। अच्छा, भग्गू को जैसे मालूम था कि मछलियां नहान घर में है, भगवा को क्या मालूम था कि मछली नहान घर में आते ही अंगोछे में 3 मछलियां निकाल लाया और ला के उसको पतक पतक के क्या किया? काट दिया।
इस बीच कमरे में जाकर देखा तो सच में दीदी करवट लिए लेटी थी। संतू को मैंने इशारे से बुलाया कि वह भी गीले कपड़े बदल ले, शायद कुछ आहट हुई होगी। दीदी ने पलटकर हमें देखा। गीले कपड़ों में देखकर दीदी बहुत नाराज हुई, फिर प्यार से समझाया संतू को। दीदी ने खुद अपने हाथों से जाने क्यों बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए। मैं घर में धोए कपड़े पहन रहा था तो दीदी ने कहा कि धोबी के धुले कपड़े पहन लूँ। फिर दीदी ने पेटी से मेरे लिए कपड़े निकाल दिए, बाल संवारा, तेल लगा दिया। हम लोग स्मार्ट हो गए, दीदी कहती थी। दीदी ने कहा कि मछली आई है, ठीक है, 3 है, एक शायद मर गई है, उन्हें भी भग्गू काटेगा। पहले तो दीदी चुप रही, फिर कहा मैं कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दूं। वह कमरे में अकेले लेटी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वह लेटी हुई थी। हम लोग दरवाज़ा बंद करके बाहर आ गए। भग्गू के पीछे खंभे के पास टिक कर हम दोनों मछली का कटना देखने लगे। पहले अभी मछली कुदक रही थी, थोड़ा देर के बाद काटा गया तो मछली डेड बॉडी हो गई। मुर्दे को काट काट के ये मछली खाने वाले लोग जो है उसको फ्राई कर करके खा रहे थे। भग्गू भी मछली काटना छोड़कर बोला अरे अरे कहता हुआ आगे पीछे भागा। मैं वहीं खड़ा रहा। पाटे के राख में लिपटी हुई, सिर कटी हुई मछली पड़ी थी। अंगोछे में जो मछली लिपटी हुई थी उसका धीरे धीरे लहराना मुझे साफ मालूम पड़ रहा था। मैंने सोचा संतू मुर्दा मछली लेकर भागा है। मुझे लगा कि दीदी के कमरे में दीदी को हल्की हल्की सिसकियां की आवाज़ आ रही थी। धीरे से दरवाजा खोलकर मैं अंदर गया तो देखा दीदी सच में अपनी पहनी हुई साड़ी को सर पर ओढ़े करवट लिए सिसक सिसक कर रो रही थी। हिचकी लेते ही दीदी का पूरा शरीर सिहर उठता था। कैसे? तो दीदी का शरीर वैसे ही सिहर उठता था, लहरा उठता था जैसे मछली झोला में रख के मारा गया था। तो जैसे वो लहर रहा था, सिसक रहा था, वैसे ही दीदी भी क्या हो रही थी, सिसक सिसक के रो रही थी। इसलिए दीदी और जीव और मछली में बहुत अधिक समानता दिखाई पड़ रही थी। तो मैंने सुना कि अंदर की तरफ पिताजी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। तीनों मछलियां के कई टुकड़े हो गए थे। पाटे के पास मछलियों के गोल गोल चमकीले पंख पड़े थे। दीदी जहाँ लेटी थी उस कमरे का दरवाजा खुला था, अंदर माँ थी। पिताजी दरवाजे के बाद गुस्से से टहल रहे थे। दीदी की सिसकियां बढ़ गई थी। मुझे लगा कि पिताजी ने दीदी को मारा है। यानी घर में दीदी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था, जबकि बेटा के साथ अच्छा व्यवहार हो रहा था, बेटी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा था। भग्गू भी जैसे ही बाहर जा रहा था तो पिताजी ने दहाड़ कर कहा भग्गू अगर नरेन घर में आए तो साले के मार कर हाथ पैर तोड़ देना, बाद में जो होगा मैं देख लूंगा। भग्गू चुपचाप सिर हिलाकर चला गया। संतू सहमा सहमा चुपचाप खड़ा था। कीचड़ से उसके साफ सफेद कपड़े बिल्कुल खराब हो गए थे। नहान घर से मछली के महकने की आवाज़ आ रही थी और पूरे घर में लग रहा था जैसे मछली की गंध जो है आ रही हो। कहानियों के में जो प्रश्न को पूछा जाता है तो जैसे मछली को लेकर बच्चों की अभिलाषाएं क्या थी, तो उसको पालने की इच्छा थी। मछली किस लिए घर में आने के बाद बच्चों ने क्या किया, मछली घर में लाने के बाद बच्चों ने क्या किया, उसे पानी बाल्टी के पानी में डाल दिया, वो मछली उसमें चलने लगी, कूदक कर नाले में पहुँच गई। संतू मछली को छूने से क्यों हिचक रहा था, तो उसे लग रहा था कि मछली काटती है। उसने इसके पहले कभी मछली छुआ नहीं था, इसीलिए उसने मछली को छूने में हिचक हो रहे थे। मछली के बारे में दीदी ने क्या जानकारी दी तो मैंने आपको बता ही दिया। घर में मछली कौन खाता था, तो सिर्फ मछली पिताजी खाते थे और मछली को जो बनाया जाता था वो तो आपने को मैंने डिटेल कर दिया। दीदी कहाँ थी, तो घर में थी और रो रही थी, सिसक सिसक के भी आप जान ही गए। किसने कहा अरे अरे कहता हुआ भग्गू किसके पीछे भागा, तो नरेन के पीछे भागा। मछली दीदी में क्या समानता है तो आप समझ गए। पिताजी किससे नाराज थे, तो पिताजी नरेन से नाराज और दीदी से भी नाराज थे, इसलिए वह रो रहे थे। इस प्रकार संतू के विरोध का अभिप्राय, दीदी का चरित्र चित्रण, कहानी के शीर्षक की सार्थकता और कहानी का सारांश, ये सारे जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इन टॉपिकों से क्लियर हो जाएंगे। धन्यवाद। कल तो ठंडा गया था बाप रे।
वॉइस कॉलिंग करेंगे इसके नाम करेंगे। मैसेज किया था